हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस हिस्ट्री में हम देखेंगे किस तरीके से जो एटम का स्ट्रक्चर जो है चेंज आता गया वन बाय वन, कैसे किस तरीके से साइंटिस्ट आते हैं। इनमें हमारे जो पहले साइंटिस्ट तो नहीं है लेकिन फिलोसोफर है इन एंशियंट टाइम एम्पेडोक्लस इन 490 टू 430 BC। ये जो फिलोसोफर थे इन्होंने जो है 4 एलिमेंट्स दिए और वो 4 एलिमेंट्स जो है अर्थ, क्रस्ट, वाटर, एयर और फायर है। तो इन 4 एलिमेंट्स से हमें क्या करना है भाई, इन 4 एलिमेंट्स से ही जो है एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट होता है, मतलब ट्रांसमुलेशन। ट्रांसमुलेशन मतलब होता है कि वन एलिमेंट कन्वर्ट इनटू अनदर एलिमेंट्स। लाइक यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे गोल्ड से सिल्वर, इसी को बोलते हैं ट्रांसमुलेशन। ट्रांसमुलेशन में हम कोई दूसरे भी एग्जांपल ले सकते हैं। और ये जानने वाली बात ये है कि ये जो है सिंथेटिकली पॉसिबल नहीं है, बट इट्स नेचुरल बातें हो रही है कि नेचुरल तरीके से ये जो है प्रोसेस होता है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरे एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर आते हैं, और वो जो ग्रीक फिलोसोफर है एरिस्टोटल 384 टू 322 BCE, उन्होंने एम्पेडोक्लस के स्टेटमेंट को मॉडिफाई करके उन्होंने मैटर्स के बारे में बताया। यहीं से मैटर्स के बारे में हमें पता चलता है कि मैटर यहाँ से पता चला। अभी हमें ना इलेक्ट्रॉन एटम्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, अभी हम पहले मैटर के बारे में जानते हैं कि मैटर क्या है। तो यहाँ पर थियोरी ऑफ मैटर जो है एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने दिया थियोरी ऑफ मैटर। उन्होंने थियोरी ऑफ मैटर में 2 चीज़ बताए। वो 4 तो को एलिमेंट्स जो थे, 4 एलिमेंट्स तो थे, लेकिन 2 पेयर ऑफ क्वालिटीज़ बताए। 2 पेयर ऑफ क्वालिटीज़, हॉट कोल्ड वेट ड्राई। मतलब वो 4 तो है ही, लेकिन हॉट कोल्ड और वेट ड्राई की वजह से और भी इनका जो है प्रोसेस चलता है। लाइक यहाँ पर दूसरे साइंटिस्ट आते हैं एंटोन लिवोइजर 19th सेंचुरी में। ये जो एंटोन लिवोइजर हैं, इन्होंने बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर बताए। एटम्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। जैसे पीछे से एक एटम आएगा, अभी देखना, तो पीछे से यहाँ पर एक एटम आया, जैसे यहाँ पर एक ये ले आ गया चलो। तो एटम जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। अब यहाँ से हमें एटम्स के बारे में पता चला कि ये एटम होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। एटम इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। यहाँ पे एंटोन लिवोइजर ने एक और लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको समझने के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लाइक ट्रांसफ़र हो जाएगा वन फॉर्म टू अनदर। जैसे कि 10 kg मैंने वुड लिया, तो ये ट्रांसफ़र हो गया 10 kg ऑफ कोल में, हमने उसको जलाया, बस वो ट्रांसफ़र हो गया। सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस लाइक फॉर एनर्जी ऑफ वुड इक्वल टू कोल। मतलब जो वुड का जो एनर्जी है वो इक्वल है कोल। सो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लाइक यही ये स्टेटमेंट बता रहा है, एनर्जी ऑफ वुड इक्वल टू कोल। तो यहाँ पर जो है E=mc² करके एक आइंस्टाइन ने रिलेशन दिया था एनर्जी और मास का। ठीक है, तो इसको हम इस एग्जांपल से हम रिलेट कर सकते हैं, E=mc²। अब हम देखते हैं इसका कुछ थोड़ा सा वुड फायर के बारे में कि E=mc² का रिलेशन किस तरीके से हम बना सकते हैं। थोड़ा बहुत सिंपल सा बेसिक है। लाइक E=mc², जहाँ पर c² जो है हमारा वो क्या है, तो ये है स्पीड ऑफ लाइट। क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, ये अपन का c² स्पीड ऑफ लाइट। ई क्या है, तो ई जो है अपन का एनर्जी है। क्या है, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी इक्वल टू क्या है, m, यानी मास। क्या है, मास इंटू c²। ठीक है, मास क्या है, तो मास जो है हम यहाँ पर ले रहे हैं वुड का मास। किसका मास, वुड का मास ले रहे हैं। c² क्या है, ये जो लाइट एनर्जी जो भी प्रोड्यूस हो रही है इसको हम c² बोल रहे हैं। तो c² यानी क्या है, लाइट है यहाँ पर। और एनर्जी जो है अपन का क्या है, एनर्जी इक्वल टू कहाँ पे बन जा रहा है भाई, कोल में कन्वर्ट हो जा रहा है एनर्जी।
तो हम ऐसा हम देख सकते हैं कोल में यानी कोयले में बन जा रहा है, लेकिन एनर्जी जो है सेम है। यहाँ पर जो वुड का एनर्जी था वहाँ पर जो बना एनर्जी सेम है। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। तो ये जो मास और एनर्जी के बीच का जो रिलेशन है, क्या मास एंड एनर्जी के बीच का जो रिलेशन है वो जो है हमें कौन शो करता है, E=mc², जो आइंस्टाइन ने हमें दिया था। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या देखेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ये क्या होता है। तो हम पहले देखेंगे कांस्टेंट प्रोपोर्शन। पहले हम इस फर्स्ट एटम को कंसीडर करते हैं लाइक H2O, H2O मास रेशो। ठीक है, H2O का हम क्या करते हैं, मास रेशो देखेंगे कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के लिए, यानी उसका एटॉमिक मास। जैसे कि H का एटॉमिक मास 1 एंड 2 मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के, तो 2 आगे लगा दिया। ऑक्सीजन का 16, क्या होता है 16 होता है। ठीक है, 16। तो मास रेशो देखें तो 2:16 को कट किया हमने तो 1:8 आया। ठीक है, 1:8 आया। ये तो 1 मॉलिक्यूल हमने लिया था, ठीक है, वाटर का। अगर हम इसकी जगह पे 10 मोल भी लें तो उसका एग्जांपल सॉल्व करते हैं। क्या ये 1:8 आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट के अनुसार आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ले लेते हैं 10 ऑफ हाइड्रोजन इंटू H2O 16। ठीक है, 10 इंटू 16। ठीक है, इसको कट करेंगे तो 1:8 आ गया। ठीक है, तो 1:8 आ गया 10 मॉलिक्यूल्स पे भी और 1 मॉलिक्यूल्स पे भी। तो यहाँ पे मास रेशो जो है वो क्या है, इक्वल है कांस्टेंट है किसके। अगर हम 10 ले लें, 20 ले लें, 100 ले लें, वट एवर इट कैन बी, तो हमारा जो मास रेशो जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वो होगा 1:8 वाटर के लिए। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या होता है, लाइक अब ले लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों में भी हम मास रेशो देखेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को चेक करने के लिए। तो एटॉमिक मास जो होता है कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, लाइक कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 16, तो हमारा 12:32 आ जाएगा। ठीक है, क्या है 32 आ जाएगा। कट करेंगे यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड में तो इसका रेशो आ रहा है 3:4, मास रेशो आ रहा है। और यहाँ पर अगर कट करेंगे तो अपन का जो रेशो आएगा वो आएगा 3:8। क्या आएगा 3:8। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को मल्टीप्लिसिटी देख रही है, मल्टीप्लिसिटी दिखाई दे रहा है। यानी जो मास रेशो जो है वो क्या है, डिफरेंस है इन मास रेशो में। ठीक है, मास रेशो डिफरेंस बाय इंक्रीज द नंबर ऑफ। कैसे डिफरेंस कैसे आया भाई, हमने इंक्रीज कर दिया नंबर ऑफ एटम्स। लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन 1 है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है। तो हमने इंक्रीज़ किया तो डिफरेंस आ गया मास रेशो में, और हमें डिफरेंट एलिमेंट भी मिले, मल्टीपल एलिमेंट्स मिल जाएंगे अलग अलग ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया वी गेट मल्टीपल मॉलिक्यूल्स बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, वटेवर। ठीक है, एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल भी चेंज कर दे, एलिमेंट्स हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो है हमें मिल जाएगा। लाइक यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, हम क्या बोलेंगे इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो ये है ये अपन का है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से जो है हमें मिल जा रहा है कार्बन मोनो और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। यानी एक चीज़ किया तो एक चेंज किया तो डिफरेंट मिल गए। और ये डेल्टन ने दिया था, जॉन डेल्टन ने। और लॉ ऑफ कांस्टेंट जो है जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था। किसने दिया था, जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था। ठीक है, अब देखते हैं जॉन डेल्टन के बारे में कि इन्होंने क्या दिया था भाई 1776 to 1884।
लगभग 1808 में अराउंड इन्होंने एक थियोरी दी से जिसे हम बोलते हैं डेल्टन एटॉमिक थियोरी। तो इसको चलो देखते हैं, डेल्टन एटॉमिक थियोरी। चल भाई आ जा, इधर आ जा, चल ठीक है, देखते हैं। आ गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। ये कंबल्शन रिएक्शंस है जिसका हमने पहले देखा हुआ है, ठीक है। इसको एंटोन लेवोइजर्स ने दिया था 1789 में। कब? 1789 में दिया था, ठीक है। अब हम देखते हैं डेल्टन एटॉमिक थियरी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो हमने पहले भी देखा हुआ है, तो इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं डेल्टन एटॉमिक थियरी। ये डेल्टन एटॉमिक थियरी क्या बताता है? तो हम जानते हैं कि डेल्टन एटॉमिक थियरी जो है एक्सप्लेन करता है क्या? केमिकल कॉम्बिनेशंस। एज अ रिजल्ट सेवरल एक्सपेरिमेंट स्टडी जॉन डेल्टन 1776 एंड 1884 was matter is made up of small indivisible particle। मतलब इन्होंने बताया कि मैटर जो है स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से बना हुआ है। मैटर क्या है? स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से बना हुआ है। सिमिलरली एंटोन लिवेजर ने भी क्या बताया था? एटम इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। यानी बहुत सिमिलर स्टेटमेंट, ये कुछ फर्क नहीं है। ये जो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है, इंडिविजिबल, इन्होंने क्या बोला? इंडिविजिबल, जिसको कट नहीं कर सके, कट करके आधा नहीं कर सके, तो उसे स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स को ही ये बोलते हैं एटम्स, डेल्टन बोलते हैं, ठीक है। डेल्टन एटॉमिक थियरी इज़ हेल्पफुल टू नो केमिकल रिएक्शंस। डेल्टन एटॉमिक थियरी जो है वो केमिकल रिएक्शंस जानने में, यानी कि ये जो है ना केमिकल कॉम्बिनेशन और केमिकल रिएक्शन सेम ही है। तो इसके ऊपर देखते हैं कि इसके आगे इन्होंने क्या बताया था। तो डेल्टन एटॉमिक थियरी जो थे इन्होंने ये सब बताया, ठीक है। क्या क्या बताया? तो केमिकल कॉम्बिनेशंस, फिर इन्होंने बताया कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ व्हाट? स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स, जो केमिकल रिएक्शंस को समझाता है। और फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ, मतलब उस समय क्या था कि प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन जो थे डिस्कवर नहीं हुए थे। तो सिर्फ इन्होंने एटम्स के बारे में ही कुछ अजम्पशंस, कुछ फिलोसॉफी दी थी, ठीक है। अराउंड कब? तो 1808 में डेल्टन ने एक पब्लिश किया न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी in which he proposed law of chemical combinations which provide explanations for existence of atoms। मतलब existence के बारे में, मतलब एटम एग्जिस्ट करता है ऐसा, मतलब उन्होंने एक ऐसा फिलोसॉफी दिया, केमिकल फिलोसॉफी। डेल्टन्स के कुछ अजम्पशन थे। अब वो अजम्पशन क्या थे उसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि अजम्पशंस थे क्या एक्चुअली में। तो उनके अजम्पशन जो थे, लाइक 1 मिनट, अब आते हैं। तो 1808 में उन्होंने कुछ अजम्पशंस दिए थे, केमिकल फिलोसॉफी दी थी उन्होंने, ठीक है। तो पहला अजम्पशंस है कि ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और वो क्या होगा? इंडिविजिबल होगा। ऊपर भी हमने देखा, ठीक है। इंडिविजिबल मतलब कोई एटम है उसको हम तोड़ नहीं सकते, बीच में से अलग नहीं कर सकते हैं, या फिर उसके अंदर ऐसा कुछ क्रिएट नहीं कर सकते हैं कि जो डिविजिबल हो सके। दूसरा assumption से ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल बट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर एलिमेंट्स, ठीक है। ये जो कोई भी एलिमेंट अपन के पास दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है। अब उस एलिमेंट में जो एटम्स होंगे, उस एलिमेंट में जो क्या होंगे? एटम होगा, एटम। उस एलिमेंट में जो एटम होगा क्या होगा? एटम जो होंगे वो क्या होंगे? एटम्स जो होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे कार्बन एलिमेंट है, कार्बन है, कार्बन जो होता है, कोई भी एलिमेंट होता है, जैसे कार्बन है तो कार्बन के जितने भी एटम्स होंगे ना, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, या फिर गोल्ड ले ले, कुछ भी ले लें, तो उसके जो भी एलिमेंट्स के जो एटम्स जो होंगे ना वो क्या होंगे? सेम होंगे, आइडेंटिकल होगा। मास में कौन कौन से हैं? मास में, मास में, साइज़ में, और भी कई दूसरे चीज़ों में जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह में आइडेंटिकल होगा। और डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट क्या होंगे? एटम्स होंगे। तो ऑल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल्स बट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर एलिमेंट्स, ठीक है। दूसरे एलिमेंट्स से उनका अलग अलग एटम्स होगा। थर्ड क्या है? ऑल द एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, जैसा मैंने ऊपर बताया। और एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इन मास, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट मास होगा। फिर फोर्थ अपन का है कंपाउंड्स। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड क्या होता है? पहली बात तो ये अपन को समझने की ज़रूरत है। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड कैसे बनता है? ठीक है, जैसे कि दो मिक्सचर्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स पता है, जैसे दो एटम मिल जाए ना, फर्स्ट एटम्स एंड सेकंड एटम, तो ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और जब दो एलिमेंट मिलते हैं ना तो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। एलिमेंट या कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल्स, किसी भी एलिमेंट्स या फिर कोई भी मॉलिक्यूल और एलिमेंट सेम ही समझेंगे, ठीक है। कोई भी एलिमेंट या कोई भी मॉलिक्यूल जो है जब मिल जाएंगे तो क्या बने? दो एटम जो होंगे ना, दो एटम मिलेंगे तो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और जब दो
कंपाउंड सॉरी मॉलिक्यूल मिलेंगे तो कंपाउंड्स बनाएंगे, ठीक है, मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड्स, ऐसा हम बोल सकते हैं। मिक्सचर हमें कंपाउंड का मिक्सचर मिलता है कॉलेज वगैरह में टेस्टिंग के लिए, रेडिकल्स वगैरह। तो ऐसे मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड, मतलब उसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे मॉलिक्यूल का मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे अब देख सकते कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन आइटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशो, एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड हैव अ डिफरेंट कंपोजिशन। ये क्या बोल रहा है, कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशो। फिक्स रेशो में जब वही फिक्स रेशो, एक फिक्स रेशो होता है, रेशो मतलब यहाँ से यहाँ, जैसे कि कुछ मतलब ये 2 है तो 2/2 रेशो में कोई भी कंपाउंड जब मिलेगा, ठीक है, तो एक मतलब कोई भी जो है कब बनेगा, जो एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो होंगे या मॉलिक्यूल जो होगा कंबाइन होगा फिक्स रेशो में, उनका कुछ एक फिक्स रेशो होता होगा, तो उससे अगर जो ये मिलेंगे तो क्या बनेगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ में क्या बोलता है कि ऑल द एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास। यहाँ पे बोलते हैं डिफरेंट इन डिफरेंट मास, आइडेंटिकल इन आइडेंटिकल मास, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है, ठीक है। ठीक है, अब हम देखेंगे सिक्स्थ। कंपाउंड आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड कैसे बनता है वही बात बता रहे बार बार, ठीक है। यहाँ पे भी वही बताया, कंपाउंड कंपाउंड कंपाउंड, ठीक है, अभी भी वही बता रहा है। इन द रेशो ऑफ स्मॉल वोल नंबर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंपाउंड कंपाउंड तो बोल रहा था, लेकिन अभी एक थोड़ा सा स्मॉल वोल नंबर, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं होंगे, छोटे छोटे स्मॉल वोल नंबर है, 2/1 ऐसा, 2/1 ये स्मॉल वोल नंबर, कुछ भी नंबर हो सकता है, जैसे 2/2 कुछ भी हो सकता है, 3/2 स्मॉल वोल नंबर में उनका मिक्सचर होगा किसका, तो एलिमेंट्स का, तो क्या बनेगा अपन का, कंपाउंड बन जाएगा, कंपाउंड, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मैंने ऊपर बताया कि 2 और 2 से ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी कि एटम जो होते हैं मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, मोलेक्यूल बनेगा, ठीक है। फिर सेवन्थ में क्या है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शंस में क्या इन्वॉल्व होता है भाई, तो रीअरेंजमेंट्स होता है, इसने बताया कि रीअरेंजमेंट होता है, क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट्स ऑफ एटम का होता है, ठीक है। दीज आर द नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। मतलब इसने बताया कि हाँ भाई सब सही बताया, देखा जाए तो खाली एक इसने गलती कर दी। अब वो जो गलती है वो क्या है उसके बारे में देखें, तो वो जो गलती है इसकी ये वाली, क्या है गलती भाई, इनकी गलती ये है कि इन्होंने ये बताया ऑल एलिमेंट आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल, चल ठीक है ये बात सही है, लेकिन एटम जो है इंडिविजिबल नहीं है, इट कैन बी डिविजिबल, ठीक है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन भी हैं उनके अंदर भाई, ठीक है, तो उनको हम डिवाइड कर सकते हैं उन। और केमिकल प्रोसेस में इसने लास्ट में क्या बताया, केमिकल प्रोसेस में कि केमिकल प्रोसेस में इसने लास्ट में ये बताया कि केमिकल रिएक्शन में सिर्फ अरेंजमेंट होता है किसका, तो सिर्फ एटम्स का भाई, अरेंजमेंट सिर्फ एटम का नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफॉर्मेशन भी तो होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है अपन का चलता रहता है। तो ये जो था पूरा डेल्टा एटॉमिक थियरी था, सिर्फ इनका यही गलती थी, ठीक है। क्या, तो ये ऑल एलिमेंट मेड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इंडिविजिबल पार्टिकल्स, ये वाला, बस और कुछ नहीं। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अभी ये अपन का है ना एटम्स कैसे फॉर्म हुआ, उसका हिस्ट्री क्या था, ये सब हमने देखा। अब हम जो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि वो कैसे मतलब जनरेट हुआ है, ठीक है। इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना।